2026 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का फाइनल एडमिट कार्ड आ चुका है। फाइनल एडमिट कार्ड को ही हम कहते हैं थ्योरी एडमिट कार्ड। जी हाँ, इससे पहले जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड मिला था ना, उसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एडमिट कार्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और जो ये अभी एडमिट कार्ड जो है ना, इस पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन। तो एडमिट कार्ड जारी भी हो चुका है और डाउनलोड होना भी शुरू हो चुका है। मैं डाउनलोड होना शुरू हो चुका अगर कह रहा हूँ तो आप ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि हम खुद से भी डाउनलोड कर लेंगे। नहीं, ये तो आप भूल जाइए, आप खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते कभी भी। ये आपके स्कूल वाले ही डाउनलोड करके साइन मोहर करके आपको देंगे। लेकिन इस बार जो ये 2026 के लिए इंटर एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड जारी हुआ ना, इसमें कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए हैं जो कि स्टूडेंट्स को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि आप चुपचाप अपने स्कूल जाते हैं, एडमिट कार्ड ले लेते हैं, उस पर जो निर्देश दिए रहते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं जाता और बाद में हो जाती है दिक्कत। इन दिक्कतों की वजह से आपका नुकसान ना हो, वो चीज़ें आपको समझनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपका BSCB यूनिक ID है, यहाँ पर आपका स्कूल का नाम जहाँ से आपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म भरा, फिर आपका नाम है, फिर माता का नाम, पिता का नाम, और यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, मैरिड या अनमैरिड। इसके बाद आधार नंबर या फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर रोल कोड 5 अंकों का और 8 अंकों का फिर रोल नंबर, और यहाँ पर आपका है सेंटर का नाम जहाँ आपका सेंटर गया है। तो ये एडमिट कार्ड में जो सेंटर का नाम छप के आ गया ना, यही आपका फाइनल है। इससे पहले आपने कहीं अगर किसी PDF में देखा, कोई आपके व्हाट्सएप पे भेजा, उसमें अगर सेंटर का नाम अगर मिल भी रहा है आपको, हो सकता है वो मैच कर जाए, लेकिन ये जो एडमिट कार्ड पे छप के आ गया, यही आपका फाइनल है, यही आपका सेंटर रहेगा। यहाँ पर रोल नंबर की मैं बात करूँ अगर, तो रोल नंबर में कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। रोल नंबर में 26 जो स्टार्टिंग वाला 2 अंक है, उसका मतलब हुआ 2026 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। 26 के बाद अगर 01 है मतलब आप साइंस के स्टूडेंट हैं। 26 के बाद अगर 02 है तो समझिए कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। 26 के बाद अगर 03 है मतलब आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर अगर 26 के बाद 04 है मतलब ये हुआ कि आप जो है ना साइंस के स्टूडेंट हैं और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट हैं। 26 के बाद अगर 06 है मतलब आप इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट हैं लेकिन आर्ट्स के हैं। और अगर 05 है मतलब कॉमर्स वाले इम्प्रूवमेंट वाले हैं। तो 26 उसके बाद 1 2 0 1 2 3 4 5 6 ये जो है ना कोड होता है। उसके बाद 00 आपका 1 भी हो सकता है। 1 से लेकर के जितने बच्चे आपके स्कूल में हैं उन सारे बच्चों का सीरियली रोल नंबर रहता है। ठीक है, अब है कि इसी रोल नंबर से आपको ये रोल नंबर ऑलरेडी प्रैक्टिकल में मिल चुका है। इसी रोल नंबर को आपको फाइनल एडमिट कार्ड में भी आप देखेंगे और इसी रोल नंबर के हिसाब से आप बैठाए जाएंगे। पहले जो है आगे बैठेगा, मान लीजिए कि 36 रोल नंबर, तो उसके पीछे 37 बैठेगा, उसके पीछे 38 बैठेगा, ऐसे बैठाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो आपको बारीकी से समझना है, इससे पहले बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का भी और इंटर का भी जो 2026 में फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसका रूटीन जारी किया था। लेकिन आप उस रूटीन को भूल जाइए। उस रूटीन में कौन सा सब्जेक्ट है, किस सिटिंग में है, कैसे है, क्या है, उसको भूल जाइए। यहाँ जो आपको रूटीन दिया गया ना आपके एडमिट कार्ड पर छप करके, मैट्रिक वालों को भी मिल चुका है। मैट्रिक वालों को तो पहला ही एडमिट कार्ड मिल चुका है, उनका भी रूटीन छपा हुआ है। तो जो यहाँ इस पर छप करके आ गया ना, वही रूटीन आपको फॉलो करना है। देखिए, इसमें डेट के साथ, पाली के साथ, अब 6 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 6 पेपर का एग्जाम है इस बच्चे का। फर्स्ट सिटिंग में सारे के सारे एग्जाम है। तो आपका किस सिटिंग में एग्जाम है, किस डेट में आपको किस सिटिंग में जाना है, कितना बजे से एग्जाम आपका होगा, कितना बजे तक होगा और किस किस सब्जेक्ट का होगा, इस रूटीन को बस फॉलो कीजिए। यही आपका अपना रूटीन है, यही फॉलो करना है। अब जो है ना, जो निर्देशों की मैं बात कर रहा था, जो नियमों की मैं बात कर रहा था कि काफ़ी कठोर नियम बनाए गए हैं, ये आपको बारीकी से समझना है। सबसे पहला तो यह है कि ये मूल प्रवेश पत्र केवल जांच परीक्षा यानी सेंटअप एग्जाम के लिए ही, जिन्होंने सेंटअप एग्जाम दिया उसमें पास हुए, केवल उनके लिए ही वैलिड है। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो ऐसे बच्चों को ये मूल प्रवेश पत्र अगर मिल भी जाता है तो उनका वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया आपके लिए कि भाई सेंटअप एग्जाम में बैठें या ना बैठें, आपका रिजल्ट अगर आपके स्कूल ने भेज दिया है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हाँ, ये दूसरा पॉइंट है ना, ये मैट्रिक इंटर दोनों के लिए लागू होगा। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरा पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे नियम मैट्रिक इंटर दोनों पर लागू होंगे। तो ये जो दूसरा नियम है काफ़ी सख्त है कि 9:30 बजे वाला जो एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग, उससे 30 मिनट यानी आधा घंटा पहले पहुंच जाना, यानी 9 बजे किसी भी हाल में आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। और अगर सेकेंड सिटिंग वाला एग्जाम है यानी कि 2 बजे से एग्जाम अगर शुरू होता है तो उसके आधे घंटे पहले अर्थात आपको 1:30 बजे तक हर हाल में सेंटर में एंट्री कर जाना है। 1 मिनट का लेट भी
आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। आपने देखा होगा, मैंने पिछले साल भी वीडियो अपलोड किया था, उसके पिछले साल भी वीडियो अपलोड किया था। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सेंटर पर 1-2 मिनट से लेट पहुंचे, और ऐसे बच्चों को सेंटर पर एंट्री नहीं दी गई, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। ऐसे बच्चे गेट पर रोते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, हाथ पैर जोड़ते रहे, लेकिन उनको सेंटर पर अंदर नहीं जाने दिया गया। इसका भी कारण है। कारण ये है ना कि बिहार बोर्ड की तरफ से, बीएसईबी की तरफ से सभी सेंटर को, जहाँ जहाँ सेंटर बना है ना, सबको ये सख्त निर्देश है कि अगर कोई बच्चा लेट आता है 9 बजे से या फिर 1:30 बजे से 1 मिनट भी लेट आता है, और अगर कोई सेंटर उसको एंट्री दे देता है, तो उस सेंटर पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब जरा सोचिए कि सेंटर के लोग, सीएस और वहाँ के लोग जो हैं, वो अपने ऊपर रिस्क लेकर के क्यों बच्चों को एंट्री देंगे। इसलिए लेट ना करें, आप समय से निकलें और समय से पहले पहुँच जाएं। तो फर्स्ट सिटिंग वाले 9 बजे हर हाल में पहुंच जाएं, 9:01 भी ना हो। सेकंड सिटिंग वाले 1:30 बजे हर हाल में पहुंच जाएं, 1:31 भी ना हो। फिर तीसरा पॉइंट है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है। अब आप कहिएगा कि भाई पिछले साल जूता मोजा अलाउ किया गया था, उसके पिछले साल भी अलाउ किया गया था इंटर में, मैट्रिक में नहीं था। मैट्रिक में लगभग पिछले साल या उसके पिछले साल या उसके पिछले साल भी जूता मोजा अलाउ नहीं था, लेकिन इंटर में लगभग पिछले कई सालों से, 3-4 सालों से जूता मोजा पहनकर आने को छूट मिलती रही है। तो फिर ये एडमिट कार्ड पर क्यों लिखा हुआ है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहेगा परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, रोक है। ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहेगा, और ये भी लिखा हुआ रहेगा कि परीक्षा भवन में अगर आप जूता मोजा पहन करके आते हैं तो प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन होता क्या है ना कि जब 2 तारीख से ये इंटर का एग्जाम शुरू होगा ना, उस वक्त उस एग्जाम से 1-2 दिन पहले बिहार बोर्ड क्या करता है ना कि मौसम का जो है ना एक जायजा लेता है कि भाई मौसम क्या है, अभी कैसा है, ठंड की स्थिति क्या है। अगर ठंडी उस वक्त अच्छी खासी रहेगी तो अलग से जो है ना एक निर्देश, एक नोटिफिकेशन जो है निकाला जाता है, और उसमें बिहार बोर्ड जूता मोजा पहनकर आने की छूट देता है, खास करके इंटर के बच्चों की। और मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक का एग्जाम तो 15 तारीख के बाद ही शुरू होता है, 15, 16, 17, और इस बार भी आप देख ही रहे हैं। तो उस वक्त तक ठंड की स्थिति काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए मैट्रिक वालों को जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगा दी जाती है। तो अभी एडमिट कार्ड पर आपको लिखा हुआ मिलेगा जूता मोजा पहनकर आना मना है, लेकिन इसके लिए अलग से निर्देश आएंगे। लेकिन ये भी डिपेंड करता है ठंड की स्थिति पर। अगर मान लेते हैं कि 1 तारीख तक, 1 फरवरी तक अगर ठंडी काफ़ी कम हो जाती है, तो फिर ये जो नियम है तो है, मतलब छूट नहीं मिलेगी। और यहाँ पर देखिए, परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि लाना या प्रयोग करना वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र और पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे और निर्दिष्ट स्थान या सीट पर ही बैठेंगे। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन कहा जा रहा है कि नहीं लेके जाना है, यानी अगर एक लाइन में कहा जाए तो एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल ये सब लेके जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी लेकर नहीं जाना है। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने अगर मोबाइल लेकर कोई बच्चा अगर चला गया, ठीक है, मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ तो नहीं है, लेकिन लेके चला गया तो क्या उसको वहाँ पर रखने की छूट मिलेगी, कहीं पर रखने का जगह मिलेगा? तो ये डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम सेंटर पर। आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है कि आपको सुविधा दे, जो चीज़ें अलाउ नहीं हैं, और अगर वो चीज़ आप लेकर के चले जाते हैं तो उस चीज़ को कहीं पर रखने का, मोबाइल हो या कोई और घड़ी वगैरह हो, ये सारी चीज़ें वहाँ कहीं पर रखने की एक जगह हो सकता है सेंटर दे, लेकिन हो सकता है कि ना भी मिले। ये सेंटर पे डिपेंड करता है। नॉर्मली सेंटर वाले क्या करते हैं ना कि एक स्पेस, एक जगह, एक रूम खास करके सेंटर से बाहर या अलग हट करके बना देते हैं, जहाँ पर बच्चे अपना बैग या फिर जो है मोबाइल, ये सब जो चीज़ें अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, वो सब रखने की जगह देते हैं। तो बेहतर है कि आप मोबाइल फ़ोन लेकर के ना जाएँ। अगर लेके जाते हैं तो रखने की जगह मिल जाती है तब तो ठीक है, लेकिन सेफ्टी का इशू तो फिर भी रहेगा। मोबाइल चोरी भी हो जाते हैं कई बार। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पानी की बोतल के बारे में बच्चे पूछते हैं। देखिए, पानी का बोतल भी अलाउ करना ये सेंटर पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेंटर वालों को स्पष्ट निर्देश रहता है कि एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल ये सब के अलावा कुछ नहीं ले जाना है। तो सेंटर वाले क्या करते हैं ना कि हर एक क्लासरूम के बाहर पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। अब जब पीने के पानी की व्यवस्था सेंटर को खुद ही करने का निर्देश बिहार बोर्ड ने दे दिया है, तो इसलिए बोतल को भी अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर घड़ी के बारे में बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि हम ठीक है डिजिटल घड़ी नहीं ले जाएंगे, एनालॉग क्लॉक जो यानी सुई वाली घड़ी होती है वो अलाउ होगा कि नहीं होगा? देखिए, सुई वाली घड़ी पर भी जो है ना निर्देश लास्ट टाइम में आता है कि हाँ भाई बच्चे पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर भी स्पष्ट कर दूं कि सेंटर जितने भी बने हैं ना, सबको बिहार बोर्ड ये भी निर्देश देता है कि हर एक वर्ग कक्ष में, जहाँ जहाँ ये एग्ज़ाम हो रहा है, परीक्षा कक्ष जो बने हुए हैं, सारे के सारे रूम में एक दीवार घड़ी लगाने का निर्देश होता है बिहार बोर्ड का। तो हर एक रूम में दीवार घड़ी लगी रहेगी, उसकी टेंशन, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। हाँ, अब रही बात कि ये सुई वाली घड़ी अलाउ अगर होगा तो लास्ट टाइम पर अगर ये जूता मोजा अलाउ करने का नोटिस आएगा उसी में ये भी मेंशन कर दिया जाएगा। और अगर अलाउ नहीं होगा तो आप कोई घड़ी, चाहे वो सुई वाली हो चाहे आपका डिजिटल हो,
नो, मना है तो मना है, लेकिन ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं सेंटर पर। हो सकता है किसी सेंटर पे अलाउ हो, किसी सेंटर पे अलाउ ना भी हो। यहाँ पर बच्चे सवाल करते हैं कि हमारे जेब में अगर बाइक की चाबी है, पैसे हैं, तो ये सब पर नॉर्मली कोई सेंटर जो है ना कुछ जो है आपत्ति नहीं जताता। नॉर्मली बाइक की चाबी वगैरह या फिर पैसे वगैरह, सिक्के, नोट वगैरह ले जाने पर रोक नहीं लगाते हैं सेंटर वाले। यहाँ पर देखिए कि एक चीज़ और स्पष्ट कहा गया है 6 नंबर में। यहाँ अब बाकी जो यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट है या 5 नंबर पॉइंट है, ये सब OMR कॉपी वगैरह भरने का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो ये कॉपी कैसे मिलता है, कैसा मिलता है, कैसे भरना है, OMR सीट कैसा मिलता है, कैसे भरना है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया, आप देख सकते हैं। छठा में है कि अगर आपको कहीं पर रफ करना है तो रफ करने के लिए जो आपकी कॉपी होगी ना उत्तर पुस्तिका, उसके लास्ट पेज पर आप रफ कर सकते हैं। लेकिन जब परीक्षा आप पूरा सब पेपर लिख लेंगे, आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ पर जो है ना आप एक बार एक्स मतलब काट कूट कर दें, उसको काट दें, ठीक है। यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दूं मैं कि ये आपको कॉपी एक ही मिलेगी, एक्स्ट्रा कॉपी मिलने का कोई प्रावधान, कोई नियम नहीं होता। एक कॉपी मिलेगी और कॉपी या तो 24 पेज की होती है या फिर 32 पेज की होती है। 24 पेज की कॉपी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए और 32 पेज की कॉपी जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उस सब्जेक्ट के लिए। 24 और 32 दो ही आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि जो OMR या फिर जो है उपस्थिति पत्रक मिलेगा आपको, सेट A और B, उपस्थिति पत्रक के 2 हिस्से होते हैं। उसको भरने के लिए जो है ना काले या फिर नीले बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है और साथ साथ साइन भी करना है तो या तो फिर ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन से ही करना है। अच्छा, परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने, देने, बातचीत करने या फिर किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए परीक्षार्थी को परीक्षा से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। और यही नहीं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका और OMR सीट पर अगर आप व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा करने पर कदाचार का मामला मानते हुए आपका जो रिजल्ट है इनवैलिड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि अगर हम पेंसिल से कोई फिगर बनाते हैं, वो गलती हो गया तो क्या उसको भी नहीं मिटाएंगे? देखिए, पेंसिल और पेन में फ़र्क होता है। पेंसिल से आप जब कोई फिगर बनाते हैं या फिर लिखते हैं और जब उसको इरेजर से मिटाते हैं तो वो लिखा हुआ केवल मिटता है, ठीक है ना। अगर पेन से लिखा हुआ है और उसको इरेजर से मिटाने का प्रयास करते हैं तो पूरा का पूरा नहीं मिटता और जो पेपर, जिस पेपर पे आपने पेन से लिखा है वो पेपर भी थोड़ा सा घिसता है। उस केस में आपका OMR सीट या फिर आपका जो कॉपी है वो रिजेक्ट हो सकता है। पेंसिल वाला मिटाने में उस OMR सीट को या फिर कॉपी को तो नुकसान पहुंचता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये पेन से लिखा हुआ आपको इरेजर से नहीं मिटाना है, ना इरेजर लगाना है, ना वाइटनर लगाना है, ना नाखून लगाना है, ना ब्लेड लगाना है। इन सारी चीज़ों को अगर लगाते हैं आप कॉपी पर, OMR सीट पर, तो आपका रिजल्ट इनवैलिड हो सकता है। और ये भी है कि भाई जो इस एडमिट कार्ड में छप करके आ गया, अब उस एडमिट कार्ड में जो डिटेल छप के आ गए, फोटो, साइन, चाहे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, ये सारी चीज़ें जो छप के आ गई, अब उसी के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना होगा। हाँ, बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें तो आपकी सुधार बाद में हो सकती है। एग्ज़ाम के बाद सुधार नहीं होगा तो आपका सब्जेक्ट, आपको बस यही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। अब बाकी चीज़ जो आपका नाम है, पिता का नाम है या फिर डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपका साइन है, फ़ोटो है, ये सब एग्ज़ाम देने के बाद जो है ना 8 महीना 10 महीना के बाद नोटिफिकेशन आता है सुधार का, तब तक आपका रिजल्ट भी आ चुका रहेगा। उस वक्त आपको अपने ज़िले के हिसाब से रीजनल ऑफिस में जाकर के और सुधार करवाना होगा। अभी जो छप के आ गया आपको बस यही लेके जाना होगा और इसी एडमिट कार्ड के हिसाब से, इसी सब्जेक्ट के हिसाब से, इसी डिटेल के हिसाब से एग्ज़ाम में बैठना होगा। अपने स्तर से ना तो CS जहां सेंटर गया है उसके हेड और ना आपके स्कूल के प्रिंसिपल, दोनों में से कोई अब इसमें बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, फोटो में अगर दिक्कत है तो जहां आपका सेंटर गया है ना वहां पर जा करके CS से मिलिएगा। वहां पर एक मोबाइल ऐप चलाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति होती है, वो आपका फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बातें। ये एडमिट कार्ड आपको हो सकता है आज शनिवार से भी मिलना शुरू हो जाए या फिर हो सकता है कि सोमवार से, मैक्सिमम स्कूलों में तो सोमवार से ही मिलेगा। तो ये कभी भी आपके स्कूल में मिलना शुरू हो सकता है। हो सकता है किसी स्कूल के द्वारा जो है बांटना शुरू भी कर दिया गया हो संख्या कम रहने पर। तो आपके यहाँ बटा या नहीं बटा या कब मिल रहा है, कमेंट करके हमें बताइए। कब मिलने के लिए कहा गया है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।